अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अदालत में पेश हुए और नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में अपने जवाबात जमा करवाए। कहते हैं कि चीफ जस्टिस मेरे केसेस की समाअत ना करें, और भी उन्होंने क्या कहा उस पर बात करेंगे। लेकिन एक और अहम केस है जो कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का है। परवेज खटक ने उसमें अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और ये बयान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में दर्ज हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे बिजली के हवाले से महंगाई के सताए हुए अवाम के लिए ये बुरी खबर। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि जो बुनियादी टैरिफ है 7.12 इसमें इजाफे की तैयारी की गई है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि गरीबों पर टैक्स लगाना कल्चर बन गया है, मगर हम अब इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि बिजली के जो बुनियादी टैरिफ है उसमें इजाफे की बात भी की जा रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इसराइली फ़ौज के हवाले से जो पे दर पे हमले कर रही है गजा में, और ताज़ा इत्तलात ये हैं कि हवा से लीफलेट्स नीचे फेंके जा रहे हैं लोगों तक और उन्हें कहा जा रहा है कि वो फिर से हिजरत करें और साउथ की तरफ मूव करें। ये पैगाम उस वक्त सामने आया जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन के रेफ्यूजी एजेंसी हेडक्वार्टर पर हमला किया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह वहाँ पर इसराइलियों की तरफ से ग़ज़ाई क़िल्लत पैदा की जा रही है ताकि वो फ़लस्तीनियों की नस्ल को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सलीम बुखारी मौजूद है। सलीम बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, दो अहम समातें, एक में जवाब जमा हुआ, दूसरे में भी खान साहब के कुछ बयानात सामने आए, क्या कहते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि आपको जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, और उसके बरक्स जब कुछ होने लगता है तो फिर आपको बहुत तकलीफ होती है। असल में बानी पीटीआई जो हैं वो आदी हैं साकबी अदालतों के, खोसवी अदालतों के, गुलजारी अदालतों के, बंदियाली अदालतों के, जहाँ उनको कई दफ़ा तो जाने से पहले रिलीफ मिल जाता है जी, और कई दफ़ा बुला के उनको रिलीफ दिया जाता है कि आ जा, गुड टू सी यू। तो ये जो सूरत हाल है ये अब चूँकि नहीं रही है, और अगर मैं सही तौर पे बयान करूँ तो ईसवी अदालतों के चूँकि वो आदी नहीं है इसलिए उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है जी। यानी अदालत वही है, जज वही है जो उनको रिलीफ दे दे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, बाकी तो किसी पर उन्हें एतबाद है नहीं। तो ये जो उनकी दरफुंतनी जो उन्होंने छोड़ी है उसकी वाहद वजह यह है कि उनको ये एहसास है कि जो अपीलें गई हैं उनके ऊपर कानून के और आइन के मुताबिक फ़ैसला हो जाएगा, और अगर वो फैसला आइन और कानून की रूह के मुताबिक होगा तो उनको रिलीफ मिलने वाला नहीं है जी। लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि जी ये नैब के बारे में जितनी भी अपीलें जो हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसका बेड़ा गर्क किया था सारी उसका, उनको आप उठा के बाहर फेंक दें, वो कह रहे हैं। अच्छा, यानी अब वो मुल्क का जो इंसाफी निज़ाम है जी, जो अदलिया का निज़ाम है, वो चलाएंगे जेल में बैठ के। अच्छा, उसकी भी एक वजह है, वो भी मेरे ख्याल से बयान कर देनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अल्लाह ताला खुश रखे उन तमाम जजों को जिन्होंने उस जेल को पीटीआई का सेक्रेटेरिएट बना दिया है। वहाँ वफूद मिलते हैं, वहाँ पार्टी की कंसल्टेशंस होती हैं, वहाँ एक तरह के जलसा आम मुनक़द हो रहे हैं। ये इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। बाकियों के लिए जेल क्या है और उनके लिए जेल क्या है, ये अगर कोई मुआवजा करने बैठेगा तो लग पता जाएगा कि ये क्यों ख़त लिखे जाते हैं जजेस की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कही जा सकती हैं। ठीक है, काफ़ी एहतियात से मैं काम लेना चाह रहा हूँ, इसलिए कि हमारा कतन मकसद जो है अदलिया की तज़हीक या उनके बारे में कोई नेगेटिविटी जनरेट करना बिल्कुल नहीं है। अगर जजेस कानून के आइन के मुताबिक फ़ैसले करते रहेंगे तो हम उनका अलम लेके चलेंगे आगे आगे। लेकिन जिनके हवाले मैंने दिए हैं आपको, साबिक़ा 4 सुप्रीम कोर्ट की अदलिया के, वो अपनी जगह मौजूद हैं। उनमें मेरा ख्याल है कोई भी अगर डिबेट में दाखिल हो तो मैं उसके लिए साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। हैविंग सेड दैट, क्यों फेंक दें जी बाहर? हुकूमत ने पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी की है जो उनका हक है। कानून साजी में अमेंडमेंट्स लाई गई हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या किसी जज ने उठा के फेंक दी हैं। उनके खिलाफ अपील करना भी हुकूमत का हक है। अगर हुकूमत अपने बनाए हुए कवानीन को ही डिफेंड नहीं कर सकती, जो कानून आइन की रूह के खिलाफ ना हो जी, तो फिर वो काहे के लिए पार्लियामेंट को फिर ख़त्म करें? हाँ जी, फिर अदालतों के ज़रिए ही ये निज़ाम चलाएं जैसे कि कोशिश की जाती रही है, और माजी में तो बाकायदा कैंपेन के तौर पे की जाती रही है। अब भी जिस जज का दिल चाहता है वो उसका ख्याल ये है कि कानून भी मैं बनाऊंगा। आपने सुना नहीं एक जज से,
उसने कहा मैं बनाऊंगा कानून। तो उन्होंने कहा कि कोई उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो तौहीन अदालत है। खुद काला भूंड अपने आप को और बाकी जजों को करार देना कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो हमारे यहाँ क्राइटेरियन हैं जी इंसाफ के। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये उनकी मर्जी से नहीं होगा, उनकी मर्जी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी कानून है उसके मुताबिक जो है वो, काजी फाइज ईसा अगर ये कह रहे हैं कि आपने पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो तकलीफ क्यों है? वो कह रहे करवा हैं लेना कि हम अंडरग्राउंड थे तो कैसे करवाते अच्छा जी, मुझे बता दें, अब आप और मैं आपस में करते हैं बात, व्हेन वाज पीटीआई अंडरग्राउंड? सर अभी बस तक करें यार underground खुदा, है। और छोड़ें जी, चंद भागे हुए लॉ ब्रेकर जो हैं वो पार्टी थोड़ी होते हैं। अभी कयादत से तो नहीं, कोई मुझे आप ये नजर बताएं आता। तो फिर ये इस पूरे अरसे में जलसे और जुलूस कैसे होते रहे अगर पूरी पीटीआई ज़ेरे ज़मीन थी तो? खुदा के सर, वास्ते कोई यार, बुनियादी जलसे नहीं हुए। कौन वो नए कहता नए नहीं लोग हुए हैं। जी? कौन कहता नहीं हुए? कहाँ नहीं हुए? सर न्यू कमर्स हैं। देखें, अगर तो आपका ख्याल ये है कि जलसे जुलूस का मकसद 9th में है तो वो तो नहीं हुए, वो तो ना कोई होने देगा। बाकी हर चीज मेरा हुई। ये मतलब नहीं है। हाँ नहीं, आपका मतलब नहीं, ये इंटरप्रेट किया जाएगा ना ऐसे जी। कि इसका मतलब ये है कि जलसे जुलूस बस 9 मई वाले हैं, बाकी क्या नहीं किया इन्होंने? इलेक्शन नहीं लड़े, इलेक्शन की रैलीज नहीं हुई, ये तो कोई बात ही नहीं है। मुखर्रम आप साहब, हवा में कयादत उड़ा के कहाँ रख है? दे सारा आप मुझे कुछ। एक दफा बताइए, जो वो अरकान थे जो खान साहब के साथ होते थे, आज वो किधर हैं? भाई मैंने निकाल के दूसरी पार्टियों में भेजा है उनको। यही तो वो भी कह रहा है। नहीं तो वो कह रहे हैं तो उनकी अपनी करतूतें ना, जैसे बंदे रखे थे, आए कहाँ से थे? पैराशूटर्स। तो फिर तो पैराशूटर ही बनेंगे ना। जी, तो इसलिए ये बड़ी, मैंने कहा ना कि ये हकीकतें बड़ी तलख हैं। आपने जिस तरह पार्टी बनाई थी, जिस तरह आपने इलेक्शन लड़ा था, उसी तरह आपके साथ हो रही है। मुकाफात अमल कह कह के मैं तंग आ गया हूँ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस के ऊपर आप इतराज़ करें, आपको इतराज़ करने का हक हासिल है, लेकिन उसके तरीक़ाकार हैं। ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर आपकी पूरी क़यादत जो है वो तज़हीक का बायस बने। आपके सोशल मीडिया के हैंडलर जो है वो चीफ जस्टिस के बिल्ले और पता नहीं क्या क्या बना बना के मीम्स चलाएं वहाँ पर। दिस इज़ नो वे, दिस इज़ नॉट हाउ जस्टिस कैन प्रिवेल। ये जो सोशल मीडिया की वॉर है, ये अल्टीमेटली लेड होती है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। एक इशारा और सामने आया है, इंतखाबात का हवाला दिया गया, कहते हैं शफाफ इंतखाबात ही तमाम इश्यूज का हल हैं। बिल्कुल ठीक एक है। बार फिर से हाँ बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। काश 2018 के इंतखाबात भी इसी क्राइटेरियन पर लड़े गए होते, इसी तरीके से वो शफाफ होते और ये इक़्तिदार तक पहुँचते, तो हम उनके साथ उनकी आवाज़ में ला के नारा लगाते कि हाँ इलेक्शन जो है। और उससे पहले वाले इंतखाबात का क्या ख्याल है? मैंने तो कभी आज तक किसी इंतखाब को शफाफ कहा है नहीं, ना किसी सियासी जमात ने कहा है, सब ने उसमें कीड़े निकाले हैं। जी, लेकिन ये मुझे बताइए, ये जिस इलेक्शन कमीशन की जान को आप आए हुए हैं, ये मैंने लगाया था? नहीं, इनके अपने लगाए हुए थे। अपने लगाए हुए थे ना। तो जब आप बुनियादी गलतियां करते हैं उस वक्त आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपको नहीं पता क्या कहा गया है कि ये नाम कहाँ से आया था? सुन लिया ना आपने कि ना पीटीआई का था, ना नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का, नाम तो जनरल फैज़ का था। तो जब आप इस तरह के कंप्रोमाइज़ करेंगे फिर नतीजे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं इस पर मज़ीद जाना नहीं चाहता, कोई अदालती मामला है। तो अब हम बात कर लेते हैं जी वो 109 मिलियन पाउंड वाला जो था। 190 मिलियन पाउंड। जब से ये केस बना था, एक चीज तवातर से कही जा रही थी, इट्स एन ओपन एंड शट केस। ठीक है जी, अब वो गवाहान की सूरत में साबित हो रहा है। 3 अहम बातें इसके बारे में थी। एक तो ये कि जी कैबिनेट को इत्माद में नहीं लिया गया। जी। ये फैसला करते हुए कि ये पैसे पाकिस्तान के एक्सचेकर में नहीं जाएंगे, किसी को हुए हुए जुर्माने की मद में शामिल होंगे। टाइकून ठीक, उस वक्त छोड़ देना, यहीं रहने दे। दिया। फिर जनाब उस वक्त की काबीना के लोगों ने गवाहियां दी कि जनाब हमसे तो पूछे नहीं। फवाद चौधरी साहब जो आज फिर दोबारा मामले बन रहे हैं पीटीआई के, वो सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ से कहते थे हमें तो पता ही नहीं था क्या है इसमें, बंद लिफाफा था, लहराया गया, हमने कहा हमें बताएं, तो उन्होंने कहा नहीं बस इसको आप अप्रूव कर दें। फिर इजाफी मामले के तौर पर सामने रखा गया। देखिए, इजाफी जो चीज़ एजेंडे पर नहीं होती है कैबिनेट में, वो कैबिनेट में बंद लिफाफा लहरा के अप्रूव नहीं कराई जा सकती। जी। यही कहा है ना हाँ जी। खटक साहब ने भी आज। यही कहा है। तो आप देख रही हैं कि अब गवाहियाँ आनी शुरू हो गई हैं। अभी तो ज़ुबैदा जलाल ने आना है, वो भी कैबिनेट की मेंबर थी। अभी तो वो अपने आज़म खान साहब आएंगे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ये सारी गवाहियाँ हैं। और अगर केस के मेरिट्स पर आपने जाना है तो एक तो ये कि आपके पास ये इख्तियार नहीं था कि आप नेशनल क्राइम एजेंसी के भेजे हुए पैसे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ख़जाने में जाने थे उसको किसी और तरफ डाइवर्ट कर दिया। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसके बदले में फिर आपने फेवर्स लिए हैं। उसी टाइकून ने फिर आपको ज़मीन दी जहां आपने एक सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी बना दी।
जी ठीक है, उसके ट्रस्टी भी आप हैं और आपकी बेगम साहबा हैं। सर, इसी तरह तो फिर ये काम तो पहले भी हुआ ना, जब शौकत खानम के लिए फंड आया तो वो कहीं और इस्तेमाल हो अब गया। आप बहुत पीछे ले गई हैं। शौकत खानम के लिए फंड तो आया था, जब आप तलाश करेंगे आपको पता चलेगा ये ज़मीन किसने दी थी, आपको पता चलेगा 50 करोड़ किसने दिए थे, वो भी आपके सामने है। तो एनीवे, ये तारीख को पलटेंगे तो उसके अंदर से और ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो मतलब जो खुशगवार तासुर नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मेरे ख्याल से इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन 190 पाउंड के केस में इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। इंसाफ होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, गवाहियाँ आ रही हैं। परवेज़ खटक के बारे में जो कुछ आज फरमाया अली अहमद खान साहब ने, दिल तो चाहता था कि उसका जवाब दिया जाए। सर नहीं, आप जवाब दें। हाँ, उसका जवाब ये है कि आप एक शख्स को सच बोलने से रोक रहे हैं और याद दिला रहे हैं उसको, याद कर तुझे क्या से क्या बना दिया था। भाई तुम्हें क्या से क्या, तुम्हारे बानी को भी तो किसी ने क्या से क्या बनाया था ना, उस बनाने वाले के साथ आपके बानी ने क्या किया वो याद नहीं है। तो ये बात कहते हैं ना, जब इसको फरोलने लगते हैं, अगर आप इसको खंगालते हैं तो इसमें से पता नहीं क्या क्या निकलता है। इसलिए ये बात हम यहाँ मेरे ख्याल से समेटने की कोशिश करते हैं कि मेरिट्स पर फैसले होने चाहिए। हम कतन इस हक में नहीं है कि बानी पीटीआई के साथ किसी तौर भी ज्यादती हो। बुखारी साहब, पहले हम सुना करते थे कि ये केस जो है वो आखिरी केस साबित हो सकता है बानी पीटीआई के लिए, हतमी केस साबित हो सकता है, गले का फंदा साबित हो सकता है। तो अभी जो केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से कौन सा केस आपको लगता है कि गले का फंदा देखिए, साबित हो एक तो सकता है? यही केसेस जो हैं ये बहुत संगीन नौयत के हैं। बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। अभी फॉरेन फंडिंग का केस पेंडिंग है जो बहुत सीरियस केस है। अभी टेरियन खान का केस पेंडिंग है जो बहुत सीरियस है। अभी इद्दत निकाह का केस पेंडिंग है, उसका हतमी फैसला नहीं हुआ है, ये है। और अभी केसेस और आने हैं। अगर हम जो सोशल मीडिया के ऊपर और नेशनल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं, इफ़ वी ट्रस्ट देम, तो 9 मई का हार भी अभी गले में डलने वाला है बानी पीटीआई के। अब वो डलेगा तो उसकी प्रोसीडिंग भी मिलिट्री कोर्ट में होनी है। ये फैसला भी पेंडिंग है। जिस दिन वो फैसला हो गया वो केस भी आपके सामने आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, यानी अभी के कई केसेस खुलने वाले हैं। देखने वाले भी ये सोचते होंगे कि एक दिन हम कहते हैं कि बिजली महंगी कर दी गई तो दूसरे दिन हम कहते हैं बिजली सस्ती कर दी गई। सलीम बुखारी साहब, मुझे क्लैरिटी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बताइए लोगों को कि इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है। एक दिन हम महंगाई की बात करते हैं, एक दिन हम कहते हैं सस्ती होगी और अगले दिन फिर आगे कहते हैं महंगी हो गई। आपने ना कान उल्टा पकड़ लिया। जी पूछो कैसे? कैसे? पहले तो जनाब आपने ये खुशखबरी सुनाई 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कि आपको 3 महीने के लिए हमने एग्जाम्प्ट कर दिया। एग्जैक्टली खुशखबरी हो गई। आज वो वापस ले लिया जी, तो ये उलट हो गया ना, हो गया, ये फैसला हो गया। यू सी, अनफॉर्चुनेटली आप ना वो थोड़ा सा रिलीफ दे के, वो कहते हैं थोड़ी सी रस्सी ढीली करके फिर खींच लेते हैं, ज्यादा खींच और लेते हैं। जब खींचते हैं तो साथ जबाड़े भी चलते हैं उसके साथ। जी। तो ये जो हाइड एंड सीक है, ये जो खींचतानी की गेम है, ये अब से नहीं चल रही है। आपको पता कब से चल रही है? हाँ जी। कभी हमें बच्चा दे दिया जाता है IMF का, कभी हमें कह दिया जाता है जी CPEC का काम रुक गया है, कभी हमें कहा जाता है जी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हम तो तख्ताए मश्क बने हुए हैं, जो आवाम जो है तख्ताए मश्क बनी हुई है। गवर्नमेंट की ये जो दरफुंतरियाँ हैं और गवर्नमेंट की जो ये चालाकियाँ हैं, इसका किसको नुकसान हो रहा है वो थोड़ा सा अगर आप इजाज़त देंगी तो हम बयान करेंगे। PDM की जो जब गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, डिफ़ॉल्ट का थ्रेट था। PTI की उस वक्त गवर्नमेंट जो फारग हुई थी वो बहुत सारे फैसले करके उससे मुकर गई थी। जाते जाते तेल की कीमतें मार्केट में बढ़ रही थी, मंडी में, आदमी मंडी में, वो जाते जाते कम कर गए थे 10-20 रुपये लीटर, अगर आपको याद हो 10-10 रुपये लीटर। तो नुकसान उसका आने वाली गवर्नमेंट को उठाना पड़ा, ऑब्वियसली मलबा तो उन्होंने उठाना है। तो आपने उस वक्त IMF के प्रेशर में कह लीजिए, आपको जो सूरत हाल मिली उसके तनाजुर में कह लीजिए, आपने ऐसे फैसले किए जिससे अवाम तंग आए। अवाम के तंग आने के बाद उनका जो रद्द अमल है उसको आपने सही एंटिसिपेट नहीं किया। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन में लग पता गया आपको क्या होता है जब आप अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ फैसले करते हैं, जब आप उनका खून निचोड़ने की यानी रस्म अदा करते हैं, तो फिर उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। की ना कीमत अदा वो पंजाब नहीं करवाई गई नहीं, तो जरा रुक के, आप मुझसे बहुत तेज भागती हैं। एक तो कीमत अदा की गई, बाकी करवाई गई उसमें ऐड कर लें तो तबाही हो जाती है ना मुकम्मल तौर पे। अच्छा। तो जिस पंजाब को नून लीग का गढ़ कहा जाता था, वहाँ नून लीग की क्या गत बनी वो आपने देखी ना। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब
जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं ये भी तबाहकारी की तरफ लेके जाएगी मुस्लिम लीग नून को। मगर उनके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं अर्ज़ करूं आपसे, चॉइस थी लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश किया। वो आपने सुनी है रवायत, वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली? जी। वो हुआ ये कि वो कॉन्फ्रेंस हुई एक चूहों की, गई बिल्ली जो है वो खा जाती है, आके हम बिल्लों से बाहर निकलते हैं वो आके खा जाती है। तो उनका इसका तरीका आकार बताएं तो एक बाकायदा वहाँ एक जो इंटेलेक्चुअल्स थे चूहे उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि इसका एक ही तरीका है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दें ताकि जब वो हमारे बिलों के करीब आए, मैं आता हूँ उसी तरफ, तो वो भाग के बिल में हम घुस जाया करेंगे। ठीक है। तो फिर फैसला हुआ कि अच्छा जी बिल्ली बांध के गले में घंटी तो बांध दीजिए। ये बांधेगा कौन? ये शहबाज शरीफ साहब जिनका नाम है ना, इन्होंने ये अपने जिम्मे लिया कि मैं बांधूंगा। अब जब IMF के साथ आप मुआहदे करेंगे, IMF की कंडीशनलिटीज़ को मानेंगे, अपने इंटरेस्ट अवाम के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो उसका यानी जिसको क्या कहते हैं उसकी कीमत भी आप ही चुकाएंगे, वो आपके बिहाफ पे कोई नहीं चुकाएगा। सर इसी तरह है ना, जैसे एक तरफ इजाफा करें और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये काम हम करेंगे नहीं, टैक्सेस हम लगाएंगे नहीं। देखिए बहुत सारी चीज़ें, अभी तो हम बिजली के ऊपर आएंगे, हम अब इस वक्त बात कर रहे हैं जनरल टर्म में। ठीक है। ये फैसले आपने बजट में किए हैं, जो फैसले आपने बजट से हट के किए हैं, उस सब से आवाम की ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा नहीं हो रही। ये नारा बिल्कुल ठीक है कि सब्ज़ी इतनी सस्ती हो गई, फलां चीज़ इतनी सस्ती हो गई, ये लोकल लेवल के ऊपर बात ठीक हो सकती है, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि महंगाई नहीं है। क्या आप कह सकती हैं कि महंगाई ख़त्म हो गई है? महंगाई तो है और बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है एक रफ्तार के साथ, इसलिए कि आपके फैसले ऐसे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को ये बावर होना चाहिए कि जितना भी ज़्यादा आप निचोड़ेंगे आवाम को, रद्द अमल भी उतना ही शदीद होगा, और वो किसी ABCD के ख़िलाफ़ नहीं होगा, वो आपके ख़िलाफ़ होगा, इसलिए कि हुकूमत में आप हैं, मज़े हुकूमत के आप लूट रहे हैं। पीपल्स पार्टी फिर सियानी रही ना, एग्जैक्टली। उन्होंने कहा जी ओहदे शोहदे सानू दे दो, असी तुहाडा हिस्सा कोई नहीं, गालियाँ आप खाएं, और गालियाँ पड़ रही हैं। कोई गाली दे रहा है पीपल्स पार्टी को? नहीं। देयर यू आर। सो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम कुछ कहते हैं ना कि वेयर देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बीइंग राइट। एक सही फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ये करने जा रहे हैं कि जो इजाफी मिनिस्ट्रियां हैं जो बनाई गई थी एक लश्कर को अकोमोडेट करने के लिए, आपको याद है एक वक्त में 80 वज़रा थे जी, जिसमें से पहली दफ़ा शायद 48 का फिगर क्रॉस किया था फेडरल मिनिस्टर्स, बाकी तो कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, कुछ मशीरान थे, वो भी उनका भी स्टेटस मिनिस्टर के बराबर होता है, सारी फैसिलिटीज उनके भी मिनिस्टर वाली होती हैं, झंडा भी लगता है उनके गाड़ी के आगे। तो ये एक अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, ये फैसले जल्द हो जाने चाहिए। अभी तो फ़िलहाल कैबिनेट ने जो अप्रूवल दी है वो है PWD का जो अदारा है उसको बंद करने का फैसला कर लिया है, लेकिन मेरा ख्याल से इसको भी हंगामी बुनियादों पर करना चाहिए कि वो अदारे जो लाइबिलिटी हैं, वो अदारे जिनको किसी दूसरे में जम करके काम ठीक से चलाया जा सकता है वो कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, बहुत सारी नई डिविजन्स बनाई गई थी जी, बहुत सारे नए अदारे कायम किए गए थे, इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, और बाबा उनको जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर वापस भेजें ताकि आपकी लाइबिलिटी में कमी आए। हाँ जी। ये जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का इजाफा है इसने हमें बर्बाद कर दिया, हम बजट बना ही नहीं सकते, इसलिए कि हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ले लीजिए आप, हमारी पर कैपिटा इनकम ले, उसमें कोई यानी इजाफा हो नहीं रहा है, लेकिन हमारी लाइबिलिटी जो है, जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, वो काबू में ही नहीं आके दे रहा है। अभी भी हमने सुना था, ये अल्लाह करे कि वो ठीक ना हो, कि जी को 70 अरब रुपया रखा है जो MNAs और MPs को दिया जाएगा कि वो अपने अपने इलाके में जाके डेवलप। कैन वी अफोर्ड दिस लग्जरी? सर हम तो इनके बिजली मुफ्त भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी गाड़ियों का पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सारा बोझ आवाम पर आता है। देयर यू आर। इसके साथ साथ एक तीसरा शोबा भी है जहां बहुत बर्क रफ्तारी से काम करने की जरूरत है, और वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ जो अदारे हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं। मिसाल के तौर पे हमने सुना कि डिस्कोस जो हैं सारे, ये जो बिजली का निज़ाम चलाते हैं, इसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। प्राइवेटाइज पूरी दुनिया में ये प्राइवेटाइज है, प्राइवेट अदारे चलाते हैं उनको, इसलिए कि फिर वहाँ रियायत वैत कोई नहीं होती, आपको पर्ची नहीं चलती ना वहाँ पर, तो जितने पैसे आप डालेंगे उतनी बिजली आप ले लेंगे। वहाँ तो बाकायदा मीटर इस तरह के लगे हुए हैं ना,
तो एक तो प्राइवेटाइजेशन में अगर ये जाएंगे तो अदारों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ये बिल्कुल मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। दूसरी जनाब, हमने सुना कि जी एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी बाबा अगर करने का फैसला हो गया है तो डू इट क्विक। अच्छा, PIA, स्टील मिल, ये लाइबिलिटीज है ना जो हर साल नहीं हर महीने ऐड कर रही हैं मिलियंस ऑफ रुपीस इनटू योर डेफिसिट, जो आपका नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, आप सलीम इसके बुखारी आंसर साहब, आप माजी में कभी भी प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं रहे, तो अब ऐसी क्या मजबूरी देखिए, बन गई गुजारिश है? ये है, अगर आप मुझसे पूछे मेरी उम्र के जो लोग हैं वो पहले तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे। जब भुट्टो साहब ने फैसला किया था, जब लोगों की इंडस्ट्री छीन ली थी, छीन तो ली, ओके फाइन, आपके पास एसेट आ गए, लोग महरूम हो गए उससे, लेकिन फिर आपसे चली नहीं, इसलिए कि आपने पर्चियों पे वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग भर्ती करने शुरू कर दिए, अदारे बैठ गए। फिर आपने कहा कि नहीं यार, ये तो गलती हो गई, इसको यानी इसको अब प्राइवेटाइज किया जाए, दोबारा वापस भेज दिया जाए उसको। लेकिन अगर आपने ये कैलकुलेटेड फैसला कर लिया है, यानी नेशनलाइजेशन का फैसला आपका गलत साबित हुआ, फिर आपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ आए, लेकिन ये अमल हम पिछले कोई 20 साल से सुन रहे हैं। प्राइवेटाइज हो रही है स्टील मिल, प्राइवेटाइज हो रहा है PIA, लाइबिलिटी बढ़ बढ़ के जो है वो आसमान से बातें कर रही है। ताख़ीर न करें, अगर आपने करना है तो ये काम जल्दी करें। अच्छा सर, वो वज़ीर ख़जाना ने कुछ दिन पहले कहा था कि हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर देना है, तो ये उसी के साथ देखिए, इसके मैंने ताने अर्ज़ बाने किया चल रहे आपसे कि जो चीज़ आपकी लाइबिलिटी बन गई है, जिसमें आपको हर साल, आसान ज़बान में कहते हैं ना कि आपको घाटा पड़ रहा है, आपके जो एसेट्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, वो दे देना उसको प्राइवेट हाथों में, वो बेहतर चला लेंगे उसको और चलाएंगे बेहतर, इसमें कोई शुबा नहीं है। दुनिया भर में अगर आप फिनोमेना देखें तो प्राइवेटाइजेशन करने से अदारों की परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है, एफिशिएंसी भी बेहतर हुई है। यानी रिलीफ रहेगा या फिर महंगाई ऊपर जाएगी? देखिए, महंगाई का इसके साथ ताल्लुक तो हुकूमती पॉलिसियों के साथ बनेगा, लेकिन ये आपके जो कसम पुरसी की हालत है आपकी मईशत की, उसको बहुत संभाला देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जिन इदारों को बंद करने की बात की जा रही थी सलीम बुखारी साहब, उन्होंने देखिए जनाब, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जो समरीज़ हैं उनमें वजारत IT है, यानी कश्मीर अफेयर्स है, सैफरॉन है, सनत व पैदावार है, और वजारत हेल्थ सर्विसेज है। ये सारी एडिशनल मिनिस्ट्रीज़ बनाई गई थी। मेरे ख्याल से द फास्टेस्ट, द क्विकेस्ट यू डिसाइड टू वाइंड देम अप, उतना ही बेहतर होगा, आपको काफ़ी सारा रिलीफ इससे मिलेगा। ठीक है सलीम बुखारी साहब, अब इस तरह कि आपने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर बात तो कर ली है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट जितना जल्दी कर लिया जाएगा उतना ही आवाम के लिए बेहतर होगा। इस तरह के आए रोज़ हम इस पर बात करते हैं कि इसराइल की तरफ से जो भी जुल्म बर्बरियत बर्पा की गई है गज़ा में, उसके पेश नज़र अब एक नई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि ग़ज़ाई किल्लत की मुहिम शुरू की जा रही है। सलीम बुखारी साहब, ये कितनी सफ़ाकाना हरकत है? देखिए, इसराइल के हवाले से अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो जेनोसाइड का मुजरम तो करार दे चुकी है उनको कि ये नस्ल कुशी कर रहे हैं, लेकिन नस्ल कुशी में बच्चों की हद तक चला जाना जो है ये हमने किसी जंग में नहीं सुना। स्कूल्स भी टारगेट करना, स्कूलों के अंदर पनागज़ीं जिन्हें कहा गया था कि आप गज़ा का मगरबी इलाका छोड़ दें, मरकज़ी इलाके से भी निकल जाएं और जाके पनाह ले लें आप रफ़ा में, वो वहाँ से हिजरत करके रफ़ा पहुँचे। रफ़ा के अंदर जो हाल उन्होंने किया वो भी आपके सामने है, जो तबाही वहाँ उन्होंने मचाई है वो आपके सामने है। इमदाद की गाड़ियाँ जिसमें पेट्रोल है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, जिसमें रज़ाई कंबल सब चीज़ें हैं, उसके कंटेनर के कंटेनर्स खड़े हुए हैं जो मिस्री इलाका है उसमें, लेकिन इसराइल चूँकि उस पट्टी का जो ओपनिंग है उस पर ऊपर काबज़ है, कोई एक चीज़ अंदर नहीं आने दे रहा वो। आप ये देखिए कि भूख से बच्चों के मरने का ज़रा मंज़र आप अपनी आंखों के सामने लेके आएँ और उन माँओं के हौसले की दाद दें जो उनको अपनी गोदों में लेके बैठी हुई हैं और खाने और पीने के लिए कुछ नहीं है जी। तो ये जो जेनोसाइड का ये रंग है, ये ना हमने हिटलर की वॉर में देखा, ना मुसोलिनी की वॉर में देखा, ना हमने जो कंटेम्प्रेरी इरा में जो जंगें हुई हैं हमने उसमें भी नहीं देखा है। ये बर्बरियत की वो बदतरीन मिसाल है जिसके बाद कैसे इसराइल यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, कैसे वेस्ट जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ये चीज़ें मेरी समझ से बिल्कुल बालातर हैं। आज जिस तफसील को लेके हम अपने सामने बैठे हुए हैं कि 6 माह से लेके शीर बखार बच्चों से लेके 9 साल और 13 साल कम से टीनेजर जो हैं वो भूख के हाथों मर रहे हैं। अगर बमों से बच जाते हैं, अगर टैंकों से बच जाते हैं तो भूख उन्हें मार रही है। ये मंजरनामा किसके सामने नहीं है,
किसको नहीं पता ये, लेकिन पूरी दुनिया मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है, जिसका मातम हम तसलसल के साथ कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारे दम में दम है। ज़रूरत किस बात की है? मेरे ख़्याल से इसको अब तज़किरा करना भी बेकार है। किसको नहीं पता कि वहाँ क्या होना चाहिए? जंगबंदी होनी चाहिए ताकि ये किलिंग मशीन्स जो वहाँ इस्तेमाल हो रही हैं वो गोले और बारूद उगलना बंद कर दें। उनको एक्सेस दी जाए ताकि वो अपने घरों को वापस आके जो बच्चा खुचा है उसके ज़रिए उस दोबारा बुखारी साहब, रिहैबिलिटेशन जहाँ पर ये पनाह गुज़ीन इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए लीफलेट्स फेंके जा रहे हैं और उन्हें ये हिदायत की जा रही है कि आप ये जगह छोड़कर साउथ की तरफ मूव कर जाएं। अब आप मुझे साउथ में कहाँ तक ले जाएंगे? आप साउथ में वो सर, पट्टी दीर के अल-बलाग आखिरी मंजिल तक पहुँचे हुए हैं। आप उनको स्कूलों में पनाह लेने नहीं दे रहे हैं, आप उनको यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंगों में पनाह लेने नहीं दे रहे हैं, आप उनको अस्पतालों में पनाह लेने नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि 300 से ज़्यादा अस्पताल जो हैं वो तबाह हो बर्बाद किए जा चुके हैं जी। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल यूनाइटेड नेशन के तहत चल रहे थे उनकी ईंट से ईंट बुझा दी गई है। 80% कोई पूछने वाला इस मॉडर्न दुनिया में? जितने बड़े बड़े अदारे हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, चाहे वो OIC है, चाहे जितने भी अदारे हैं, मुझे बताएं वो इंसानियत के कब काम आएंगे? सर, कोई नहीं पूछ रहा। इंसानियत 80% सिसक रही है गजा में और किसी के कान पर जू नहीं रही। सर, 80% फ़लस्तीन तबाह हो चुका है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि 60% तक ये लोग हमास को ख़त्म कर चुके हैं और 40% बाकी है। देखिए, ये तो मैंने पहले भी कहा था कि यकीनी तौर पे जो शहीद होने वालों की तादाद है वो अलार्मिंग है। किसी कौम के 40-50 हज़ार लोग जानों का नजराना पेश कर दें, 80 से 90 हज़ार लोग जो है वो ज़ख्मी हो के अपाहज हो जाएं, उस कौम के एक तो हौसले को आपको दाद देनी पड़ेगी। एक चीख मैंने आज तक गज़ा से ऐसी नहीं सुनी जिसने हमास की कॉज को नेगेटिव कहा हो या उससे पीछे हट गई हो। तो मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ, हमास एक सोच का नाम है। आप इंसानों का खात्मा कर सकते हैं, आप सोच को ख़त्म नहीं कर सकते। सर, आप हमास की बात कर रहे हैं, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो लोग भी नफ़ी कर रहे हैं इसराइल की तरफ से जो वहाँ पर जो भी तासुर पैदा किया जा रहा है उनको हटाने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए, साउथ में भेजने के लिए उन्होंने जो लीफलेट्स पकड़े उन्होंने फाड़ दिए। इसका मतलब वो रेजिस्ट कर रहे हैं। इस रेजिस्टेंस का नतीजा क्या हो सकता है? पहली बात तो यह है कि इस रेजिस्टेंस को सलाम है। दूसरी बात यह है कि उन लीफलेट को फाड़ने का मतलब यह है, जिसको कहते हैं ना कि तंग आके आदमी के तंग आमद बजंग आमद, वो बिलाखिर कह रहे हैं कर लो जो करना है, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। तो कहने का मतलब यह है कि वो तो ये कर रहे हैं, बाकी दुनिया क्या कर रही है, बाकी मुसलमान ममालिक क्या कर रहे हैं? लिप सर्विस से कॉजेज़ जो हैं वो कमज़ोर पड़ सकती हैं वक्ती तौर पर, ख़त्म कभी नहीं होती हैं। यही हमने देखा दुनिया में, जहाँ जहाँ कहीं भी आज़ादी की तहरीक ने जन्म लिया है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे बगैर ख़त्म नहीं हुई है। मैं इस हवाले से बहुत सारी तहरीकों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हम मातम कर रहे हैं उन बच्चों की तरफ से। सूरत हाल जो इस वक्त गज़ा के बाकी इलाके में जहाँ पनाहगुज़ीं इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा है, अगर आप उसके मंज़र देखें तो दिल हिला देने वाले मंज़र जो हैं वो हम अपने टीवी के ऊपर दिखाते रहते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान भी हमने गज़ा के सूरत हाल जो है उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। बस दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। ये नहीं हो सकता कि जुल्म इंडेफिनेटली चलता रहे। नेतन्याहू साहब को अपनी जान के लाले अपने मुल्क के अंदर भी हैं, उसके ख़िलाफ़ जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स का हवाला दे के जो मुजालम ढाए जा रहे हैं, उसकी मजम्मत तल अवीव की सड़कों के ऊपर हो रही है। इसका कोई ना कोई मंतकी नतीजा निकलेगा। अल्लाह ताला बिलाखिर फ़लस्तीनियों की मदद को आएगा। और वो फैमिलीज़ या वो मदर्स जिनके बच्चे अभी दुनिया में भी नहीं आते और उनको किस तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, उनकी बद्दुआएं भी लगेंगी। हाँ, मेरे ख्याल से अगर बिलखते हुए बच्चों को आप देखें, माओं की जो बैन कर रही हैं उनको अगर आप देखें तो आपको सूरत हाल का अंदाज़ा करने में देर नहीं लगती है। और ये सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने ये मनाज़र हैं। एक दो ममालिक के अलावा जिन्होंने इस हवाले से कुछ किया है, अभी हमने देखा ईरान में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, तो जो नए सदर मुंतखब हुए हैं उन्होंने कहा है कि रईसी की पॉलिसी जो है वो जारी रहेगी गज़ा के हवाले से ख़ास तौर से। तो हम सिर्फ ये कोशिश ही कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से थोड़ा सा जो ज़मीर है, थोड़ी सी मुस्लिम लीडरशिप है,
उसको थोड़ा सा झिझोड़े जी। के खुदा के वास्ते पलट के उधर भी देखें, यही कुछ आपके साथ भी हो सकता जी, है। मुस्लिम उम्मा को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। इसी बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और कल दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।